हेलो स्टूडेंट्स, द्रव्यमान तथा भार में संबंध आज हम पढ़ेंगे। द्रव्यमान के बारे में हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान में केवल हम वस्तु में उपस्थित पदार्थ जो भी हमारे पास है उस पदार्थ के संघटक कणों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई पदार्थ है जिन संघटक कणों से वो मिलकर बना हुआ है, उन संघटक कणों का अगर हम केवल उनके वज़न की बात करते हैं तो वहाँ हम क्या कहते हैं कि ये इस पदार्थ का क्या है, द्रव्यमान है। जब हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा की। जितने भी द्रव्य मतलब जो भी पदार्थ उसमें छोटे छोटे कण उपस्थित है, केवल अगर हम उनकी मात्रा की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें उसके भार की, तो किसी वस्तु का भार जो होता है उसमें उसके द्रव्यमान के साथ साथ इस वस्तु पर जितना गुरुत्व बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से वस्तु कहाँ खिंचती है, नीचे की तरफ लगती है, तो उस वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसके द्रव्यमान में जो अंतर आता है, जो एक नया मान आता है, वो क्या कहलाता है, उसका भार कहलाता है। तो भार एक तरीके से द्रव्यमान और गुरुत्व बल दोनों का गुणनफल होता है। दोनों को मिलाकर जो भाग बनता है वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान में हम केवल उस कणों की मात्रा की जिससे वो मिलकर बना हुआ है उनकी बात करते हैं, जबकि भार में हम उन कणों के साथ साथ उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की भी बात करते हैं। इस तरीके से भार जो है वो हमारे पास आ जाता है कि भार जो है किसके बराबर है, द्रव्यमान और गुरुत्व बल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है परंतु उसका भार गुरुत्व बल में परिवर्तन के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। यानी द्रव्यमान जो है वो हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है, समान रहता है। किसी एक ही वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उस वस्तु को आप किसी भी स्थान पर ले जाओ, पृथ्वी पर अगर आप बात कर रहे हो तो उसे किसी भी जगह पे रख दो, उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, एक समान रहेगा। या अगर आप उसे पृथ्वी की बजाय किसी दूसरे ग्रह पर भी ले जाओगे, किसी अन्य स्थान पर भी ले जाओगे, तो भी उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। लेकिन अगर हम बात करें भार की, तो अलग अलग स्थानों पर भार जो है वो अलग अलग हो सकता है। उसका कारण है उसका गुरुत्व बल। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 50 न्यूटन है, तो किसी अन्य ग्रह पर उसी वस्तु का भार क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। यानी जिस वस्तु को हम यहाँ नाप रहे हैं और उसका वज़न 50 न्यूटन आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप किसी दूसरी जगह पे ले जाओ, उसका वज़न वहाँ पे भी क्या हो, 50 न्यूटन हो सकता है उसका वज़न कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो जाए। वो निर्भर करता है कि आप उसे किस स्थान पर लेकर जा रहे हो और उस स्थान का गुरुत्व बल कितना है, उस आधार पर उसके भार में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन बात करें अगर द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान उसका सभी स्थानों पर क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे पृथ्वी पर एक 60 न्यूटन की वस्तु है, उसका भार चंद्रमा पर अगर हम नापें तो वहाँ चंद्रमा पर उसका भार केवल क्या रह जाएगा, 10 न्यूटन रह जाएगा। कैसे रह जाएगा 10 न्यूटन? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। पृथ्वी का आकार चंद्रमा की तुलना में बड़ा है, इसीलिए उसके द्वारा वस्तुओं पर जो आकर्षण बल लगता है, जिसे हम गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसका मान भी चंद्रमा की तुलना में अधिक होता है और पृथ्वी के गुरुत्व बल का मान चंद्रमा की तुलना में 6 गुना अधिक होता है।
इसीलिए चंद्रमा का गुरुत्व बल पृथ्वी की तुलना में कितना रह गया, 1/6 रह जाएगा। और उस हिसाब से 60 न्यूटन भार की जो वस्तु है वो अगर चंद्रमा पर नापी जाए तो उसका वज़न 60 × 1/6 यानी कि केवल कितना रह जाएगा, 10 न्यूटन रह जाएगा। जबकि द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान दोनों ही स्थानों पर समान रहेगा, चाहे चंद्रमा हो या फिर पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो केवल संघटक कणों से मिलकर बनता है। उसके मान में कहीं पे भी किसी भी स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन भार अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उनमें गुरुत्व बल होता है, शामिल होता है, इसीलिए अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग जगह पे भार क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक नई राशि तापमान की। तापमान जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल T से। ताप का मापन 3 पैमानों की सहायता से किया जाता है। पहला डिग्री सेल्सियस, जिसे हम डिग्री C लिखते हैं। सामान्य रूप से हम जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो हम डिग्री सेल्सियस पैमाने का ही यूज़ करते हैं। उसी तरीके से दूसरा पैमाना है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री कैपिटल F जिसको लिखा जाता है। और तीसरा पैमाना है केल्विन कैपिटल K। इन तीनों ही पैमानों की सहायता से ताप को नापा जा सकता है। किसी वस्तु का ताप कितना है, कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, उसको नापने के लिए हम तापमापी का प्रयोग करते हैं। और तापमापी उस गुण को नाप रहा है जो कि क्या है, ताप है, कि वो वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। तो इन पैमानों का यूज़ किया जाता है। इन पैमानों में जो मान आते हैं वो अलग अलग होते हैं एक ही वस्तु के लिए। इन पैमानों को आपस में संबंधित कर सकते हैं और इनको एक पैमाने से दूसरे पैमाने में भी बदला जा सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने में संबंध। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों आपस में इस सूत्र के द्वारा क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, जिसके द्वारा हम किसी डिग्री सेल्सियस के मान को डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट के मान को डिग्री सेल्सियस में आसानी से बदल सकते हैं। उसी तरीके से केल्विन और सेल्सियस भी आपस में संबंधित होते हैं। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस + 273.15 के, जहाँ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आसानी से या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, बात करें अगर हम उदाहरणों की, तो उदाहरण के रूप में हम बात कर लेते हैं जैसे जल का क्वथनांक। क्वथनांक यानी वो ताप जिस पर कि जल द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाता है, यानी जब उबलने लगता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम जल का क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक जो है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पर आते ही पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। इसको अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका मान कितना आता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन पैमाने पर ये वैल्यू कितनी होती है, 373 केल्विन। तो इस तरीके से जल का क्वथनांक जो है, तीनों ही समान राशियां हैं लेकिन अलग अलग पैमाने की वजह से इनके जो मान हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन आपस में समान राशियां हैं और ये तीनों ही किसका है, जल का क्वथनांक को दर्शाती हैं। उसी तरीके से बात करें मनुष्य के शरीर के ताप की, तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसे हम कहते हैं 310 केल्विन होता है। तो इस तरीके से तीनों ही पैमानों, तीनों स्केल्स की सहायता से हम अपने शरीर के ताप को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार कमरे का सामान्य ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसको हम कहें 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या 298 केल्विन पाया जाता है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन है, इन तीनों को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इनमें से हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 78 डिग्री सेल्सियस को हमें बदलना है किसमें, केल्विन में। केल्विन में बदलो, ठीक है। 78 डिग्री सेल्सियस से इससे हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो सबसे पहले हम दोनों के बीच का रिलेशन लिखते हैं। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15,
ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो K बराबर डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम मान लिख रहे हैं जो हमें दिया हुआ है 78 प्लस में 273.15। दोनों को अगर हम जोड़े तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 8 और 3 11, 7 और 7 14 और 1 15 और 2 और 1 3, 351.15 केल्विन। तो केल्विन पैमाने पर 78 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 351.15 के। ठीक है, यहाँ जोड़ने के लिए हम दशमलव जिस तरीके से जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ते हैं। 273 के 0.15 है तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि 78 जो है उसके पीछे पॉइंट है, तो इस तरीके से इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ से जोड़ा जाएगा, पीछे की वैल्यूज़ में ऐड नहीं करना है, इसको आगे वाले वैल्यूज़ में ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हम देख लेते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें बदलना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, ये दोनों के बीच का संबंध है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, वैल्यू आपको किसकी दी है, सेल्सियस की वैल्यू दी है, डिग्री फ़ारेनहाइट आपको ज्ञात करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को आगे चलने देते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह पे उसकी वैल्यू रख ली 65 प्लस में 32। 5 से 65 कट जाएगा, कितना बचेगा 13। तो ये बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस में 32। 13 मल्टीप्लाइड बाय 9 13 9 117 प्लस में 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो गया, 7 और 2 9, 3 और 1 4, 149, यानी कि आपके पास आंसर क्या आएगा, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया आपका आंसर। 65 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। फॉर्मूला वही यूज़ करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब की बार हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है, दी हुई है, और डिग्री सेल्सियस हमें ज्ञात करना है। तो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसको हम वहीं रख लेते हैं। फ़ारेनहाइट की जगह कितना लिखा, 200 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस की तो वैल्यू निकालनी है, सो इसको एज इट इज़ रखते हैं, प्लस में 32। 200 इज इक्वल्स, ये बराबर हो जाएगा किसके, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ से इसको शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस में 32 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 268। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गए 6 एंड 168, 168 बचेगा इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 168 इंटू 5/9। इससे को कट कर लेंगे, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 168 9/5 डिग्री सेल्सियस को इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 168 इंटू 5/9। शिफ्ट करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो ये लगभग आएगा 18.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से हम डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
होमवर्क के लिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन आपके पास है, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 78 न्यूटन है तो उस वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। यानी चंद्रमा पर अगर आप उसका वज़न निकालेंगे तो वो वज़न कितना आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर 20 किलो है तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका भी आपको आंसर निकालना है। ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कन्वर्जन में से, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है। यदि आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 373.15 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 167 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ठीक है। ये आपका होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास तापमान कन्वर्जन हो गया कि किस तरीके से हम एक पैमाने को दूसरे पैमाने में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं।